हेलो बच्चों, पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको गोलीय दर्पण के कुछ पदों के बारे में बताया था, जैसे ध्रुव है या वक्रता केंद्र है या वक्रता त्रिज्या है। इन चीज़ों के बारे में बताया था और मुख्य अक्ष के बारे में भी बताया था कि क्या होता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। अब गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखो, जो इसके अंदर मुख्य फोकस जो होता है कि जो मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, ये आपको दिख रही है, ये ब्लैक वाली लाइन जो पी और एफ को मिला रही है, ये वाली लाइन। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाके दर्पण से टकराती हैं, और दर्पण से टकराने के बाद वो जिस बिंदु से पे जाके मिलती है, ये देखो, जिस बिंदु पे जाके वो मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। तो अवतल में तो क्या होता है कि ये किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के बाद एफ पर जाके मिल जाती है, मुख्य फोकस पर जाके मिलती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये जो किरणें जो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण को क्रॉस नहीं कर पाती, बल्कि वो फैल जाती है। ऐसे किरणें से टकराई और ऐसे फैल गई। तो ऐसे फैलने के बाद क्या होता है कि हम ये किरणें तो मिल नहीं सकती, तो लेकिन जब हम इनको पीछे देखते हैं, इन किरणों को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है। तो इस एफ बिंदु से ऐसा लगता है कि ये किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो अवतल दर्पण में तो मिलती है ये, लेकिन उत्तल दर्पण में ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को, चाहे ये वाला बिंदु यहाँ पे एफ है और ये वाला बिंदु एफ है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, दोनों के केस में इसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसके अलावा जो फोकस दूरी क्या होती है, ये पी बिंदु, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पी बिंदु होता है, ये पी बिंदु है, ये पी बिंदु है। एक मिनट, तो यहाँ पे ये पी बिंदु जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको पी बिंदु कहते हैं। तो पी और एफ के बीच की दूरी, इस चित्र में देखिए, दोनों में पी और एफ के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के केस में, 1 सेकेंड, तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी। यहाँ पे छोटे एफ से इसको दर्शाया गया है, ये रहा छोटा एफ। तो पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें वक्रता त्रिज्या होती है, ये सी बिंदु है और ये पी बिंदु है। तो सी और पी को मिलाने के बीच की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या है, और ये जो है ये फोकस दूरी है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगुना होती है। आगे हम देखिए, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। इसमें हम किरण आरेख का मतलब कि हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, फुट्टे का उपयोग कर सकते हैं, प्रकार का उपयोग करके, और दर्पणों के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसको हम देखिए कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको दर्शाया गया है, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम 4 प्रकार के जो डायग्राम बना सकते हैं। तो पहला तो ये है कि ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे ये भी मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जब वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु में से वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा दर्पण से टकराने के बाद या तो मुख्य फोकस में से गुजरेगी उत्तल दर्पण के केस में, और अवतल दर्पण के केस में मुख्य फोकस में से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण में वो ऐसा लगेगा कि उस मुख्य फोकस में से आ रही है, इस मुख्य फोकस में से आ रही है। तो इस तरह से जाएगी वो किरण, या हम इसको पीछे डॉटेड लाइन बनाएंगे उसकी सीध में, तो एफ पर जाके टकराएगी। तो ये पहली प्रकार की रेखा आप इसमें खींच सकते हैं। जो दूसरी प्रकार की रेखा है उसको हम कैसे खींच सकते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या करेंगे हम, जो रेखा मुख्य फोकस में से गुजर के आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी।
अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो मुख्य फोकस की सीध में आके टकराएगी अवतल दर्पण से, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये दूसरे प्रकार की रेखा है, उसको आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार की रेखा को आप कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो तीसरे प्रकार की रेखा को ड्रा करने के लिए यहाँ पे देखिए हम कैसे ड्रा कर सकते हैं कि जो रेखा ये जो वक्रता केंद्र है सी के अंदर से गुजर के आएगी, वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, वो अपने उसी रास्ते पे वापस जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी जो सी की सीध में आएगी और दर्पण से टकराएगी, वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, उसी रास्ते पे वापस हो जाएगी। तो ये तीसरे प्रकार की रेखा हम खींच सकते हैं। और चौथे प्रकार की रेखा, ये कॉमन तरीका है। कॉमन तरीका क्या है इसमें कि कोई भी जो रेखा है वो ध्रुव पे जाके टकराएगी ना, तो ये तो हर जगह लागू होता है कि जो आई कोण होगा वो हमेशा आर के बराबर होगा। ये जब कभी भी परावर्तन होगा ये नियम हमेशा लागू होगा। तो यहाँ पे भी लागू होगा कि ये जो ध्रुव पे जाके टकराएगी तो कोण आई कोण आर के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप 4 प्रकार की ये किरणें खींच के कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हैं, जो भी आपको उपयुक्त लगेगी। इनमें से कोई 2 किरणें आप खींच लें और उससे फिर आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा हम कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर। तो अगर वस्तु अनंत पर है, ये अनंत मान लिया इसको हमने, बहुत दूर है, अनंत का मतलब बहुत दूर, तो वहाँ से लगभग जो किरणें होंगी वो समांतर किरणें आएंगी। तो समांतर किरणें आएंगी तो वो मुख्य फोकस में से गुजरेंगी। तो मुख्य फोकस पर स्थिति कहाँ होगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, सिर्फ बिंदु के आकार का लगभग बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये जो किरणें, क्योंकि यहाँ से किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये वास्तविक है और ये उल्टा होगा ये प्रतिबिंब। अब ये दूसरे हम प्रतिबिंब वस्तु को थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं। तो वस्तु कहाँ आ गई, वस्तु यहाँ आ गई सी से परे, ये सी है, ये बिंदु सी है। तो सी से परे हमने वस्तु को रखा, तो यहाँ से हम 2 किरणें खींचेंगे। देखो पहली किरण जो है वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगी अवतल दर्पण से और एफ में से गुजरेगी। और दूसरी किरण है वो सी में से गुजरेगी। दूसरी किरण ये देखो सी में से गुजरेगी और उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब ये बनेगा, ये छोटा सा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। और प्रतिबिंब वास्तविक तो है ही, क्योंकि किरणें वापस वास्तव में टकरा रही हैं एक दूसरे से, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। और ये उल्टा आपको दिख रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगली जो है, वस्तु को हम और नज़दीक ले आते हैं, वस्तु को हम सी पर ले आते हैं। तो वस्तु ये सी पर आ गई, ये सी है, ये देखिए ये सी है। तो सी पर वस्तु आ गई, ये वस्तु है, हमने इसको सी पर रख दिया। तो यहाँ से हम इसकी 2 किरणें खींचेंगे। पहली जो किरण है उसको हम मुख्य अक्ष के समांतर ही जाके टकराएगी, तो एफ में से गुजर जाएगी। दूसरी जो किरण है वो एफ में से गुजरेगी, ये देखो एफ में से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और ये दोनों किरणें कहाँ पर, बिल्कुल जहाँ पर वस्तु थी उसके ठीक नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा कहाँ पर बनता है, सी पर बनता है। किस आकार का बनता है, जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का। और कैसा है, वास्तविक, उल्टा है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि किरणें वास्तव में टकरा रही हैं। उल्टा क्यों, आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो नेक्स्ट जो है, वस्तु सी और एफ के बीच में है। तो ये सी है, ये एफ है, वस्तु इन दोनों के, ये वस्तु है, तो ये वस्तु इन सी और एफ के बीच में है। तो यहाँ से हम 2 किरणें खींचेंगे। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, एफ में से गुजर गई। दूसरी जो वस्तु है यहाँ पर, तो दूसरी वस्तु जो है उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये देखेंगे दूसरी वस्तु क्या है। तो दूसरी जो किरण है वो एफ में से गुजरी है। एफ में से गुजरी तो मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे हमने पहले ड्रा किया था वैसे हमने इसको ड्रा कर दिया। तो दोनों किरणें हैं वो देखते हैं कहाँ पर मिलती हैं। तो ये पहली किरण यहाँ से ऐसे गई और दूसरी किरण वैसे आ गई, दोनों किरणें यहाँ पे जाके टकराई हैं। तो ये देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब सी से परे बन रहा है, ये सी है। तो सी से परे प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। और वास्तविक उल्टा है। वास्तविक इसलिए है क्योंकि किरणें टकरा रही हैं, उल्टा है, उल्टा दिख रहा है वो कि उल्टा है। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए
अगर वस्तु को और नज़दीक ले आते हैं हम, वस्तु को कहाँ पे लेके आते हैं, वस्तु को हमने एफ पे ले आए, ये देखो ये वस्तु को एफ पे रख दिया हमने, तो यहाँ से दो किरणें हम ड्रा करेंगे। पहली तो मुख्य अक्ष के समांतर ही ड्रा करेंगे, तो वो एफ में से होके गुजरेगी। दूसरी जो किरण है वो सी की सीध में जाके टकरा रही है, देखिए ये जो किरण है ये सी की सीध में जाके टकराएगी, तो ये उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, उसी रास्ते पे वापस आ गई। अब ये दोनों किरणें हैं, ये आप एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो हम ये मान लेंगे ये किरणें कहीं जाके अनंत पे मिल जाएंगी, कहीं अनंत पर मिलेंगी। सोचिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका वस्तु की स्थिति क्या होगी, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक पर उल्टा होगा, उल्टा तो दिख ही रहा होगा। वास्तविक इसलिए कि हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे जाके किरणें ये मिल जाएंगी। समांतर किरणों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अनंत पर मिलती है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी स्थिति जो है वो अनंत पर होगी। नेक्स्ट जो है, हम वस्तु मानते हैं सी और एफ के बीच में, वस्तु को हम और नज़दीक ले आए। अब देखिए ये आपने इस डायग्राम को नहीं देखना है, ये डायग्राम गलत हो गया है मेरे से, इसको आपने नहीं देखना है, आपने इस डायग्राम को देखना है। तो इसमें क्या है, वस्तु को पी और एफ के बीच में, यहाँ पे सी गलत लिखा गया है, सॉरी इसके लिए, इसको मैं पी कर देता हूँ। तो ये वस्तु जो है वो पी और एफ के बीच में है, आपने इसको पी और एफ के बीच में पढ़ना है। तो वस्तु पी और एफ के बीच में है, ये वस्तु है। तो पहला जो इसमें आपने सी की सीध में एक रेखा जाएगी, सी की सीध में जाएगी, तो ये इसके पार तो गुजर नहीं सकती, इसलिए दर्पण से टकराने के बाद ये अपने रास्ते पे वापस आ जाएगी। और जो दूसरी किरण खींचनी है वो ध्रुव पर, जितना कोण ऊपर बना रही है उतना एक कोण नीचे बनाएगी। तो ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये फैल रही है, तो ये इधर से इस साइड तो कभी मिल नहीं सकती। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, पीछे इसको जाके एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये किसी बिंदु पर जाके मिल जाती है। तो मिलती हुई ये प्रतीत होती है, ऐसा इसके बारे में हम ये कहते हैं, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब बोल रहे हैं। आभासी और सीधा है, आप देखिए प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु से बड़ा है, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब है। ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। तो इसको जो आपकी बुक है उसमें 6 के 6 प्रतिबिंब ऐसे साफ साफ दिखाए हुए हैं। आप इनको ट्राई करना, घर पे प्रकार से बनाने की कोशिश करना। आपने क्या करना है, प्रकार को कहाँ पे रखना है, आपने प्रकार को सी पे रखना है, और प्रकार को ज़्यादा खोल के और ऐसे एक डायग्राम, ऐसे एक लाइन बनानी है। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। और सी और पी फुटे से आप ये सी और पी की दूरी माप लेना, उसके जस्ट बीच में जो दूरी होगी उसको एफ कह देना। तो इस प्रकार आपने सी, एफ और ये पी, इसके बाद आपने जो है ये मुख्य अक्ष ड्रा कर देना है इसको, तो यहाँ पे एक लाइन लगा देना, इसको मुख्य अक्ष कह देना। तो इन दोनों के बीच को आप एफ कह देना, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग जगह पर आप वस्तुओं को रखते हुए, और ये 6 के 6 प्रतिबिंब आपने जरूर बनाने हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर ये जो है ये जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। एक दर्पण का भी आ सकता है और लेंस का भी, पर अवतल दर्पण का आता है। इन 6 में से कोई ना कोई जरूर आएगा, तो आपने इन 6 को अच्छे से बनाना सीखना है। तो नेक्स्ट देखो, इसको एनलिस्ट कर दिया गया है यहाँ पे, इन सब को कि कहाँ वस्तु है तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत पर है तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये सारी बातों को यहाँ पे इकट्ठा करके इस लिस्ट में दिखाया गया है। इसको आप ध्यान से देख लेना, और ताकि आप इसको याद कर सको और इसका बारे में डायग्राम बना सको। लास्ट में हम अवतल दर्पण के प्रयोग कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में प्रयोग होता है, ताकि सीधी रेखा में एक किरणें दूर तक जा सके, जो टॉर्च की लाइट, इसलिए उसके अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो पुराने वाली टॉर्च होती थी, आजकल भी टॉर्च होती है, तो उसके अंदर अंदरली साइड अवतल दर्पण बनाया जाता है। सर्च लाइट में या हेडलाइट, सर्च लाइट के अंदर क्या होता है, आपने देखा हो कई फिल्मों में, सिर के ऊपर एक लाइट होती है, तो उसके अंदर उसका प्रयोग होता है। इसके अलावा वाहनों की जो हेडलाइट होती है, कारों की जो हेडलाइट होती है, या मोटरसाइकिल की सामने वाली हेडलाइट होती है, उसके अंदरली साइड ऐसा अवतल दर्पण बनाया गया होता है। इसके अलावा शेविंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब इसको नज़दीक रखते हैं दर्पण को, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसे शेविंग करनी आसान हो जाती है।
दंत विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा डंडी के आगे छोटा सा एक दर्पण लगा होता है, तो उससे क्या होता है, दांत के अंदर जो भी रोग है उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में इसका प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे किसी वस्तु को रख देते हैं, तो जब प्रकाश की सूर्य की किरणें उस अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो वहाँ पे एक बिंदु के आकार पे जाके सारी मिलती हैं, और उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऊष्मा है, गर्मी है, वहाँ पे उत्पन्न होती है, और उसका उपयोग किसी धातु को पिघलाने में या इस तरह के कार्य में किया जा सकता है। तो आज हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा है, तो इसको आपने अच्छे से सीख लेना है, और इसके अंदर जो जो पॉइंट बताए गए हैं उसको आपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और साथ में इनको याद भी कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर। धन्यवाद बच्चों।